बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर और आफियत से गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा आज ट्यूसडे और कैसा जा रहा है आज का आपका दिन? यकीनन जो हमारी घर की खवातीन हैं वो इस टाइम मसरूफ होंगी घर के कामों में, और जो है वो हस्बैंड जो हैं वो चले गए होंगे दफातर की तरफ, और इसका बच्चे भी जो हैं वो स्कूल की तरफ चले गए होंगे। तो इसमें जो खवातीन होती है ना घर में, उनका स्पेशली ये होता है कि कोई घर के बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, उनको जो है वो आपने निभाना होता है। फिर बहुत सी तैयारियां होती हैं, फिर आपने लंच की तैयारी करनी होती है कि जैसे ही घर में बच्चे आए तो वापस में उनको जो है लंच रेडी मिले। तो इसके साथ ही नाज़रीन, मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आपको पता है वैसे ही मुल्तान जो है वो गर्मी के लिहाज से बहुत ज्यादा मशहूर है। तो आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, आपने अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छी हेल्दी डाइट खाएं ताकि जो है आप सेहतमंद रहें। जितना आप गर्मी से बच सकते हैं उतना ही आप अपने आप को सेहतमंद भी रख सकते हैं। अच्छी ग़िज़ा जो है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितनी इंफॉर्मेशन और अच्छी बात जो है व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकें वो लाजमी हमें करनी भी चाहिए, ताकि जिसका वो कहते हैं ना नेकी करनी चाहिए, आपको नेकी में आपका हिस्सा होना चाहिए लाजमी। तो ये छोटी छोटी नेकियां करते रहा करें, लोगों के लिए अच्छा सोचा करें, लोगों के लिए अच्छा बोला करें, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह जो है वो तब्दीली आ सकती है। तो हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी चिट चैट करेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अवान साहब, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अरसे बाद जो है रोही वालों ने मुझे दोबारा बुलाया। तो जैसे आज आपने अभी गुफ्तगू का आगाज़ किया इंट्रो में कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत सी बीमारियां जो है वो सर उठाती हैं। नाज़रीन को बता देंगे आज हम गैस्ट्रो पे बात करेंगे, और क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन के वो रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमने गैस्ट्रो पे बड़ी बात की, और उसके बाद जो है खाने पीने की चीज़ें जो है वो आप अपना, मैंने अभी खाने के हवाले से बात की ना कि आपको अपनी खाने की चीज़ें बड़ी अच्छी रखनी चाहिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं गैस्ट्रो की बीमारी जो है आजकल ज़्यादा देखने में आ रही है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। इस पर बात करेंगे। अच्छा, पहले चलते हैं, इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब लाजमी, लेकिन हमने जाना है पहले आज नेकी की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के हवाले से ये फरमाया कि जब बंदा दुआ करता है, जब मोमिन, अपने लिए तो हर कोई दुआ करता ही है, लेकिन जब वो किसी और के लिए दुआ करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला दो फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। यानी वो दो फरिश्ते जब वो दुआ कर रहा होता है दूसरों के लिए, तो वो फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि मौला, ये जो कुछ दूसरों के लिए मांग रहा है तो ये सब कुछ इसे भी अता कर। यानी गोया कि इससे ये बात समझ आती है कि जब हम अपनी दुआ को वुसअत दे देते हैं, फैला देते हैं, उसमें सारी मखलूक को शामिल कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फजल और एहसान वो भी फैल जाता है। और जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपना फजल और अपना इनाम और अज्र जब दूसरों को अता करेगा, उतना ही अज्र उस शख्स को भी अता करेगा कि जो दूसरों के लिए वो अज्र और सवाब मांग रहा होता है। आमीन सुआमीन। और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, और ये सिलसिला मेरे ख्याल में कभी भी टूटना नहीं चाहिए। हमेशा मैंने जैसे अभी बात की थी कि आप दूसरों के लिए जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो आप खुद को बड़ा अच्छा फील करेंगे। आपको खुद देखेंगे कि आपकी इनर वाइब्स जो हैं वो कितनी पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दुआ का भी इसी सिलसिला है कि आप जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दुआ में आप वसअत पैदा करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा कर देगा। जी डॉक्टर साहब, गैस्ट्रो के हवाले से पहले जान लेते हैं कि गैस्ट्रो एक्चुअली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गैस्ट्रो है क्या? सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि गर्मी एकदम जो है बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर 44-45 तक पहुंच चुका है। और जब गर्मी बढ़ती है तो उस वक्त बैक्टीरिया और वायरस जो है ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है जी
कि रोड साइड पे ठेले वगैरह लगे हुए होते हैं, वहाँ पर फ्रूट कटे हुए रखे हुए होते हैं, मशरूबात होते हैं, मशरूबात तैयार, बिल्कुल इसी तरह। तो वहाँ पर मट्टी धूल भी वहाँ से उनमें पड़ती है। और फिर ज़्यादा देर तक जब गर्मी की हिद्दत उनके अंदर जो मौजूद होती है, उसकी वजह से अगर कोई चीज़ खाई जाती है तो वो डिस्टर्ब करती है। दूसरा, इसी तरह खाने जो घर में पकते हैं उन्हें हमेशा पकाने के बाद फ़ौरन यूज़ कर लें, क्योंकि गर्मी में कुछ देर पड़ा रहने के बाद उनके अंदर बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें खटास भी आ जाती है और ख़राब होने के ज़्यादा ख़तरात होते हैं। और जब वो ख़राब हो जाता है तो वो हमें जो है डिस्टर्ब करता है। सही। और वो हमारे स्टोमिक पर और हमारे स्टेंटाइन पर जो है वो इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जाके हमारे मैदे को डिस्टर्ब करता है और उससे फूड पॉइजनिंग होती है। और जब फूड पॉइजनिंग होती है तो उस वक्त वोमिट और मोशन जो है, स्टूल्स जो है वो पास होना शुरू हो जाते हैं। ये आम अलामात हैं। ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा वोमिट्स हो रही होती हैं या बहुत ज़्यादा स्टूल पास हो रहे होते हैं, जिसे मोशन कहते हैं या लोग पेचिश आम जो है ज़बान में कहते हैं, तो उस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है डिहाइड्रेशन का, कि हमारे अंदर जितना पानी होता है वो वोमिट के ज़रिए और स्टूल के ज़रिए पास हो जाता है और हमें जो है डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन शुरू होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो भी उसमें खारिज हो जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सही। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल में जो है ये नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग ये करते हैं कि जी वोमिट आ रही है तो पानी पीना रोक देते हैं। पानी नहीं रोकना चाहिए, बल्कि फौरन ORS बना के जो है वो फौरन, अगर बाजार से आप ORS नहीं लेते, आप घर में ORS बना सकते हैं कि 4 गिलास पानी लें, उसे अच्छी तरह उबालें। ठीक है। चम्मच का चौथा हिस्सा उसमें जो है नमक का डालें और उतनी ही चीनी मिला के उसको जो है पीना शुरू कर दें, तो वो आपके जो है एक किस्म का वो बन जाता है पेड्रेटाल टाइप, जिस तरह होता है वो बन जाता है, निकोल बन जाता है और वो आपके निमकियात को जो है नॉर्मलाइज रखता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सबसे पहले तो सिम्टम्स आपने बता दिए हैं, डिहाइड्रेशन का भी बताया, यही कि हम गर्मियों में पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गर्मियों में ज्यादा पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में आपकी पर्सपायरेशन होती है, पसीना आता है, उसमें बहुत ज्यादा जो है पानी खारिज होता है, इसलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। जब अगर आप पानी कम पिएंगे तो उससे क्या होती है, आपकी एक तो स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। हाँ। उसके बाद आपके स्टोमिक में जो है वो इरिटेशन शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, तो उससे भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब स्किन जो है ड्राई होना शुरू होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए हैं, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस और फौलाद, वो आपके कम हो रहे हैं। तो आप जब पानी ज़्यादा पीते हैं और उसमें ख़ास तौर पे शिकंजी इस्तेमाल करें इस मौसम में, तो उससे जो है आपके वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो नॉर्मलिटी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। और आपके स्किन भी डिस्टर्ब नहीं होती। और अगर आप पानी कम पीते हैं तो स्किन डिस्टर्ब होती है, तो ख़ास तौर पे ख़वातीन की मैं बात करूंगा, तो उनके चेहरे पे जो है वो झुर्रियाँ सी आना शुरू हो जाती हैं और रिंकल्स और कट पड़ना शुरू हो जाते हैं और खुश्की से जो है एक अजीब सी उनकी जो है स्किन में दराड़ें सी पड़ती हैं। तो वो फिर मुख्तलिफ क्रीमों की तरफ चल पड़ती हैं। वो क्रीमें भी उस हालत में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि आप सिंपल जो है घर में बना सकते हैं सन ब्लॉक, और वो सन ब्लॉक यूज करें तो उससे जो है आपकी स्किन बेहतर रहेगी। लेकिन पानी जो है ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, कम से कम इस मौसम में 15 से 20 गिलास लाजमी पानी पीना चाहिए दिन में। सही। अच्छा, फ्रूट्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए इस मौसम में, किस तरह का? आपको जाहिर सी बात है जैसे खरबूजा है, तरबूज है, अगर ये भी ज्यादा देर रखें तो इसमें भी जो है जर्म्स पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जो भी आप फ्रूट्स खाएं, फ्रेश फ्रूट ले आए, उसे अच्छी तरह धोएं और उसे खा लें। जैसे आप तरबूज की बात कर रहे हैं या खरबूजे की बात कर रहे हैं, तो इन्हें काट के ना रखें। इसको आपने जैसे ही काटा फौरन खा लें। इसे लाए, फ्रीजर में रख दें या फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए। हाँ। इसे अर्ली मॉर्निंग खाना चाहिए। अच्छा, ये भी है जी, हमारे अक्सर लोग जो है वो दोपहर में या शाम में खाते हैं, तो दोपहर और शाम में खरबूजा और तरबूज ना खाएं।
अगर दोपहर में या शाम में तरबूज या खरबूजा खाते हैं तो इसके बाद प्यास लगती है, आप फौरन पानी पीते हैं तो उससे भी जो है वो गैस होने का और हैजा होने का खतरा होता है। बिल्कुल ऐसे इसलिए अर्ली मॉर्निंग ये खाएं, ठंडा ठंडा जितना खाना है खा लें और उसके 2 घंटे कम से कम बाद तक पानी ना पिए। सही। जब आप 2 घंटे पानी नहीं पिएंगे उसके बाद बेशक जितना मर्जी पानी पिए आप अच्छा, कुछ नहीं करेगा। मोस्टली डॉक्टर साहब ये मैंने देखा है, लोग जो है ना खाना खाने के बाद जो है वो तरबूज खा रहे होते हैं। मोस्टली ये होता है कि रात के खाने के बाद जो है वो तरबूज या दोपहर में, ये 2 टाइम वो समझते हैं बेहतरीन टाइम होते हैं कि आप इसमें तरबूज खा सकते हैं। जब आप खाना खाते हैं अक्सर लोगों के जो है रूटीन में जो एक्सपीरियंस में आता है वो ये आता है कि जो खाने के बाद खाना खाते हैं, खाने के बाद फौरन पानी पीते हैं जी। एक तो खाने के बाद फौरन पानी नहीं पीना चाहिए, खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लें, आधा घंटा बाद पानी पिए, ठीक है। फिर वो खाना आपके जो है सही तरीके से हजम होगा और उसमें जितना मेटाबॉलिज्म सिस्टम है आपका वो नॉर्मेलिटी में काम करेगा और फिर वो आपकी बॉडी को लगेगा। सही। हम क्या करते हैं, पहले पानी पी लेते हैं या बाद में फौरन पानी पी लेते हैं। मैदे के अंदर जो है वो एक आप तालाब में कोई चीज डाल दें ना तो वो ऊपर तैरती रहती है, इसी तरह ग़िज़ा जो है वो तैरती रहेगी, उसमें जो एसिड और वो दूसरे चीजों ने काम करना है वो वर्क नहीं करते, क्योंकि मालिक कायनात ने जो हमारे अंदर एक सिस्टम रखा है उसके हिसाब से जो है एसिड या बाइल जब आता है तो वो उतना जितनी आपने ग़िज़ा खाई है उसके मुताबिक आता है। जब आप पानी पी लेते हैं तो वो उसमें डाइल्यूट हो जाता है, जब वो डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर आपकी ग़िज़ा जो है वो उस तरीके से हजम नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आजकल ज्यादा हम यही देख रहे हैं कि स्टमक की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज्यादा है, पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमारा खाना पीना ठीक नहीं होता, बेवक्त खाना। उसमें और आसमा बात सबसे पहले ये है कि हम थोड़ा सा इस्लाम से दूर हो गए। नबी मुकरम शफी ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान के मुताबिक अगर हम खाना इस्तेमाल करें कि भूख रख के खाएं, खाना इतना खाएं कि जितनी आपको जरूरत है, इतना ना खाएं कि बहुत ज्यादा आप खा लें तो वो डिस्टर्ब करता है। खाने को अच्छी तरह चबा चबा के खाएं। हम खाना खाते हैं भागते हुए, जल्दबाजी में सही उसे क्रश नहीं करते, सही तरीके से उसे जो है चबाते नहीं है। जब उसे चबाते नहीं है, क्योंकि जब हम मुंह में उसे चबाते हैं तो सलाइवा उसके साथ शामिल होता है और उस सलाइवा में बहुत से ऐसे जो है ग़िज़ा को हजम करने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें माउथ के जरिए ही मिलते हैं, इसलिए वो उसमें कम होते हैं। फिर मैदे को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जब मैदे को ज्यादा वर्क करना पड़ता है तो उससे भी खराबी पैदा होती है। दूसरी बात यह है कि आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं तो हमें ये स्टोमिक की बीमारियां इस हालत में नहीं मिलती थी, इसलिए कि हमारी ग़िज़ाएं बिल्कुल सादा थी। बिल्कुल। आज हम फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं, आज हम जो है कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ चले गए हैं। जब ये चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उस वक्त जो है हमारे स्टोमिक का प्रॉब्लम होता है। आप कोल्ड ड्रिंक्स जब पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स में एसिड मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ एसिड्स मौजूद होते हैं। हमारे मैदे में भी एसिड मौजूद है, जितनी हमारे जरूरत है ग़िज़ा को हजम करने के लिए वो तो हमारे मैदे में मौजूद है। जब हम ओवर एक्स्ट्रा जब हम वो एसिड लेंगे तो उस एसिड ने क्या जाके करना है, उस एसिड ने जाके अंदर बर्निंग पैदा करनी है, जख्म पैदा, अल्सरेशन पैदा कर देनी है। जब अल्सरेशन होगी तो हार्ट बर्निंग होगी और फिर डॉक्टरों के पास लामाला जाएंगे और उनसे जो है ट्रीटमेंट लेंगे तो वो फिर वैसे ही मेडिसिन देते हैं। और आजकल अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर डॉक्टर यही कहेगा आपको कि कोल्ड ड्रिंक सबसे पहले छोड़ दें, लेकिन हम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो एक आदत बन चुकी है, इसीलिए हम फास्ट फूड जो है खाने को जो है वो तरजीह दे रहे हैं। ये हमें नहीं पता कि फास्ट फूड में है क्या, वो किस हालत में बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या वो हाइजेनिक है या नहीं है। जितने हाइजेनिक होता है वो उनके किचन्स में होते हैं, अनहाइजीन होती है और उससे जितने बैक्टीरिया और वायरस होती है वो हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, अब्दुल मजीद साहब है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजीद अवैसी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब अवैसी साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मैंने ये पूछना था कि
बच्चों के लिए आजकल सब्जियां कौन सी मुफीद हैं और इसकी अलामत क्या है, और अगर हो जाए तो फिर उसकी अलामत क्या होंगी, इसके बारे में ठीक है, तफसील फरमा दें। ठीक है जी, ओके, बहुत सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर वैसे सबसे पहले तो गुजारिश ये करूंगा कि आजकल आप कद्दू है, बेहतरीन सब्जी है, और ये हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा भी है। इसी तरह टिंडे हैं, तोरी है, ये जो ठंडे मिजाज रखने वाली सब्जी हैं ये ज्यादा इस्तेमाल की जाए। गोश्त वगैरह, गोश्त जो है वो कम से कम यूज किया जाए, और इसके साथ जो है वो आप सैलेड लाजमी इस्तेमाल करें, कच्चा सैलेड, उसमें प्याज हो, उसमें आपके खीरा हो, टमाटर हो, और मूली तो आजकल आ नहीं रही, तो ये चीजें जो है सैलेड का जो है मिलता है वो इस्तेमाल करें, उससे जो है काफी फायदा होगा। अगर आप का दूसरा सवाल ये था कि अगर किसी को गैस्ट्रो हो जाती है या ऐसा हो जाता है तो उसमें फिल फॉर क्या करना चाहिए, तो फिल फॉर मैंने पहले गुजारिश की है कि निमकोल जो है वो यूज करना फौरन शुरू कर दें, और किसी भी डॉक्टर के पास जो कंपिटेंट डॉक्टर है, ये नहीं है कि अतायत फैलाने वालों के पास चले जाएं, अताई डॉक्टरों के पास ना जाएं, बल्कि सही डॉक्टर जो है वो होम्योपैथ हो, वो एलोपैथ हो, या हकीम जो सही पढ़ा हुआ है उसके पास जाएंगे तो वो उस आपका सही ट्रीटमेंट कर देगा। अच्छा सर, जिस तरह अभी अब बात कर सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद से भी मेडिकेशन कर लेते हैं घर में, जो है वो कोई भी इस तरह की कोई बात बता दे कि अच्छा जी ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। मेरे ख्याल में वो चीजें भी आपको फिर ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। असम सबसे पहले जो आपने ये बात की, मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। फी जमाना जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त हमें फौरन जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये जो हमें बीमारी लाहक हुई है ये हमें किस साइड पे ले जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। और कितनी सवियर है। हम टोटके करते रहते हैं, कभी कोई चीज ले ली, कभी कोई चीज ले ली, तो ये नहीं लेना चाहिए। और कभी किसी ने कोई बताया हुआ टोटका है वो यूज कर लिया, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सिवेरिटी को आप नहीं जानते कि उसकी सिवेरिटी कितनी है। हाँ। जब आप ये समझ जाएंगे कि सिवेरिटी क्या है तो फिर जो है, क्योंकि हमारा निजाम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस हिसाब से बनाया है उसको हर इंसान नहीं समझ सकता। बिल्कुल ठीक है ना। मैं अक्सर जो है जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो उन्हें बताता हूं कि देखें, एक बाइक है ना, वो इंसान की बनी हुई है। जब वो खराब हो जाती है हम इंसान के पास ले जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। और ये जो बॉडी है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई है। इसके अंदर जो है हमें उस तहकीक की जरूरत है और उसको पहचानने की जरूरत है। और वो वही पहचान सकता है जिसने उसका इल्म जानता है। जो उसका इल्म नहीं जानता वो उसके मुताबिक कुछ नहीं कर सकता क्या चल रहा है। और अब जो चल रहा है उस बॉडी में जहां पर जो है डिस्टरबेंस है, जिस तरह की डिस्टरबेंस है, अब देखना है वायरल है, बैक्टीरियल है या कोई और प्रॉब्लम है, उन चीजों को देखते हुए जब आप ट्रीटमेंट डॉक्टर देगा तो वो उन सारी चीजों को सामने रखेगा। अच्छा ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, राजा जुबैर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे जुबैर साहब? हमारा मैदा हर वक्त गर्म रहता है। अच्छा, स्टमक को कह रहे हैं कि जी, जो है जी, स्टोमिक में क्या होता है, जलन होती है, क्या होता है? जी सर, हर वक्त जलन रहती है और प्यास बहुत रहती है, तो रहती है। और क्या जलन होता रहती है? और इसके अलावा कब्ज वगैरह बहुत ज्यादा होती है। आपको कॉन्स्टिपेशन का असल में प्रॉब्लम है। आप पानी कम यूज करते हैं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो। जब फाइबर वाली चीजें खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी आपकी ठीक होगी और आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा। आप सलाद जो है वो लाजमी हर खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद भी और रात के खाने के बाद भी खाएं, क्योंकि सलाद में मुकम्मल टोटली तौर पर फाइबर होता है और फाइबर जो है जब आपके अंदर में जाएगा तो वो आपके
आंतों के निजाम को जो है वो नॉर्मल कर देगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी, आपका स्टोमिक भी ठीक हो जाएगा। सही। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम गैस्ट्रो की बात कर रहे थे, तो होम्योपैथिक से किस तरह से मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है, क्या तरीकेकार है? असल में बात यह है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है बड़ा अच्छा इलाज है। थोड़ा वो होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो जो है वो असर करता है, या एक ये जो सबसे बड़ा ये फिनोमेना डाल दिया गया है कि बड़ा स्लो काम करता है, ये मैं नहीं मानता। मैं 42 इयर्स से प्रैक्टिस में हूं, तो ये बहुत फास्ट तरीका है। अच्छा। इतना फास्ट तरीका है कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक पेशेंट एलोपैथ को दे दे, एक मुझे दे दे, एक ही बीमारी का। ठीक है, एक कॉलर पहले ले लेते हैं। अलीना है जी डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अलीना, क्या कहना चाहेंगी? ये पूछना चाहूंगा, मैं तबीयत बहुत खराब थी है, मैं तो खराब थी है, दर्द थी है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी है। हाँ जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैदा आपका अगर खराब रहता है मेरी बहन, तो एक तो फौरन आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर को, आपके करीबी डॉक्टर जो अच्छा हो उसको दिखाएं, उस अपनी ग़िज़ा के अंदर जो है वो तब्दीली करें, और दूध जो है वो जरूर इस्तेमाल करें, क्यों खवातीन में जो है वो कैल्शियम की कमी हो जाती है और दूध जो है वो कम यूज करती हैं। ठंडा दूध यूज करें, चिल ठंडा दूध हो और उसे घूंट घूंट करके एक गिलास पिए, एक एक घूंट करके, तो उससे भी आपका मैदा काफी बेहतर हो जाएगा। तो बात कर रहे थे होम्योपैथी। बिल्कुल, इस पे बात करते हैं, लेकिन सर अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं मौजूद मसरूर हैदर उस्मान साहब, जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर हाई कोर्ट बार से हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। अच्छा जी, आज इनसे बात करेंगे कि हाई कोर्ट के क्या मसाइल हैं, वकला के क्या मसाइल हैं, इन पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी बातचीत चल रही है। गेस्टों पे आज हम बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी अभी टीवी ज्वाइन किया है, उनको बता दें। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो हमारी ट्रेडिशनल, अच्छा ठीक है, कुछ चीजें मैं भी जा रही थी हेल्थ टिप की तरफ, लेकिन नाज़रीन पहले इनसे बात कर लेते हैं मसरूर साहब से कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके हवाले से जानेंगे, और आजकल क्या एक्टिविटीज आपकी चल रही हैं। बेसिकली तो हमारा काम जो है वो कोर्ट्स को असिस्ट करना होता है कि लिटिगेंट्स को इंसाफ की फरहमी के लिए हम अपनी असिस्टेंस लिटिगेंट्स को भी दें, जनरल पब्लिक जो वैसे मसाइल में घिरी हुई होती है, और कोर्ट्स को प्रॉपरली असिस्ट करें ताकि टाइमली जो है इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जा सके। आपने पहले तारुफ में कहा कि क्या मसाइल हैं और लॉयर्स कम्युनिटी ऑफ मुल्तान जो है वो उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमारे पास इधर एक देरीना मसला रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप कचहरी से गुजरते हैं तो आप भी उसको फेस करते हैं, पब्लिक भी फेस करती है पार्किंग के हवाले से। हाँ, ये तो सर आपने बड़ी बात की, ये तो बहुत बड़ा मसला है। जी, ये उस बड़े मसले के अंदर एक छोटा मसला है। जो बड़ा मसला था वो था कचहरी की एग्जिस्टिंग जगह पे जो 1900 एक सदी पहले की बात है, जैसे थी वही जगह अवेलेबल थी, वहां पे मौजूदा जगह में जो है वो चैम्बर्स बनते गए, कोर्ट्स जो है वो बनती गई। अब एक वक्त आ गया कि भाई आपने आगे देखना है, तो उसमें जगह थोड़ी पड़ गई। एक तो आप कचहरी के बाहर देखते हैं, कचहरी के अंदर भी जो है हमारे लॉयर्स, यंग लॉयर्स की तादाद आ रही है, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की, तो उनके लिए चैम्बर्स नहीं होते। चैम्बर्स इसलिए होते हैं कि लिटिगेंट आए, उसको कम से कम बैठने की जगह तो अवेलेबल हो, कंसल्ट करने की जगह अवेलेबल हो, और फिर कोर्ट में जाना है, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में देर है तो कहीं बैठने की जगह हो। सो दिस काइंड ऑफ इश्यूज वर बीइंग फेस्ड बाय द लॉयर्स। तो इसमें काफी अरसे से जो है वो कचहरी की एक्सटेंशन का मामला चलता रहा। उसमें एक दफा कचहरी न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुई, फिर वापस आई। तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, हमारी एग्जीक्यूटिव थी उस वक्त मलिक हैदर उस्मान साहब प्रेसिडेंट थे, अरशद वकास साहब जनरल सेक्रेटरी थे हाई कोर्ट बार के, मोहम्मद नाजिम खान साहब प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट बार के, जनरल सेक्रेटरी अफजल बशीर अंसारी साहब थे, इधर हमारे डिप्टी कमिश्नर थे आमिर खटक साहब थे।
तो रजिस्ट्रार अकरम शेख साहब थे, चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब, वो मुल्तान के होने के नाते उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी मुल्तान वालों के लिए सहूलत पैदा की। सहूलियत, ठीक। सो उसमें उन्होंने कमेटी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने फॉर्म की कि हाई कोर्ट की भी जो है वो एक्सटेंशन की जाए, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाई जाएं, ताकि वो हमारे पास साइलिन आते हैं कि लेफ्ट ओवर हो गया केस। वो लेफ्ट ओवर क्यों होता है कि ऑनरेबल जजेस के पास कोर्ट्स में दिन में 100 से ज्यादा केस लगे होते हैं। सही। अब आप डिवाइड करें उसको कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स और 100 केसेस, 2 से 4 मिनट 5 मिनट एक केस को आता है, तो वो ना असिस्ट करने वाले की तसल्ली होती है कि मैं अपना मुद्दा पूरा सुना सकूं कि नहीं, और सुनने वाले को भी जो है वो शायद उस पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते कि आपका जो है वो इंसाफ का म्यार जो है वो नीचे आता है, और फिर केसेस जो है वो कम सुनते हैं क्योंकि इंसाफ फराहम करना होता है, तो वो बाकी केसेस लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, उनकी फिर आगे डेट चली जाती है। और इसलिए वो आप एक मशहूर बात सुनते हैं कि दादा ने फाइल की और पोते को जाके रिलीफ मिला। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रही थी कि अगर हम इंसाफ मांगने जाते हैं तो फिर सालों आपके गुजर जाते हैं। दीज वर द रीजंस जिसके लिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने ये रेज किया पॉइंट कि हम चूंकि नुमाइंदगी करते हैं लिटिगेंट्स की, पब्लिक की, जिनके मसाइल होते हैं, हम दूसरी साइड पे जो है वो लॉयर्स की भी नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि जजेस जो है वो आके बात नहीं कर सकते, तो हम उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं, तो वी आर काइंड ऑफ अ ब्रिज। सो वी रेज द पॉइंट टू द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट कि अब इधर वक्त आ गया है कि यहाँ पे 10 कोर्ट रूम्स हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। 10 से ज्यादा जजेस अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस भेजें भी सही, तो उनके लिए बैठने की जगह नहीं है। सो इसकी एक्सटेंशन का हाई कोर्ट की हाईवे की बिल्डिंग थी 6 कनाल 2 मरले, वो ली गवर्नमेंट से, और हाईवे कॉलोनी की भी जो है वो जगह ली, और ये जो आपको आपके दफ्तर के करीबी है रोड है, बंद होता है पार्किंग के मसाइल की वजह से, दिन में चूंकि रश होता है, तो पीछे 200 कार्स का पार्किंग प्लाजा का भी मंसूबा उसमें है। जब 20 कोर्ट्स होंगी, हम रिक्वेस्ट करेंगे 20 जजेस आ जाएंगे तो तमाम केसेस सुने जाएंगे, ज्यादा फैसले होंगे, ज्यादा तेजी से इंसाफ मिलेगा। जो इस वक्त हमारा जो एक इमेज जो हमारी अदलिया से मुतल्लिक क्रिएट किया जा रहा है कि भाई वो इंसाफ में देर करते हैं। इंसाफ में देर इस वजह से नहीं होती कि आप जाएंगे और सिर्फ मेरा केस है, मुझे तो लगेगा मेरा केस ही नहीं सुना, ठीक है। अब वो जो सुने जा रहे हैं वो भी केसेस हैं, फैसले करने हैं और इंसाफ के मुताबिक करने हैं ना, वो डिस्पोज ऑफ करने हैं, तो वो बहुत आसान है कि कोई फैसला कर दो, किसी का नुकसान हो जाए। सो मैं फिर क्रेडिट दूंगा फॉर्मर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब को कि उन्होंने इधर एक्सटेंशन का किया। मौजूदा चीफ जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, ही इज ऑल्सो वेरी कीन इन दिस एस्पेक्ट। अब आ जाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जो उधर मतीतल में है, उनके हवाले से उसमें हमारी बड़ी एक जद्दोजहद है हमारे वकला की, और वो सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं थी, वो लिटिगेंट्स के लिए थी, वो जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी थी, जो हमारे सिविल कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए भी हम जद्दोजहद कर रहे थे। सही। और यही पॉइंट था जो हमने रखा ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड कमेटी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, तो उसमें यही पॉइंट रखा कि जो हमारे जजेस हैं वो एक 8 बाय 10 के कमरे में बैठ के अदालत लगाएंगे तो वर्किंग एनवायरनमेंट ही कोई नहीं है। बल्कि एक जगह तो प्रेसिडेंट हमारे तो मलिक हैदर उस्मान साहब, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वेरी सीनियर लॉयर हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमारी बेटियों की तरह हैं, सिविल जजेस हैं, तो उनके कोर्ट के साथ रिटायरिंग रूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है। सो व्हाट काइंड ऑफ, और उन्होंने अरबों रुपए के मैटर्स का फैसला करना है। सही। तो इस पे बात करते हैं, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, कंटिन्यू करिए। तो उसमें ये फैसला किया गया बाहमी इत्तेफाक से कि इधर मजीद जगह पुलिस लाइन के पास चूंकि ज्यादा जगह थी, सही है, 200 कनाल से ज्यादा की जगह पे वो जो पुलिस लाइन कायम है, तो उनसे कोई 23 कनाल जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के लिए इसको सिटी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। ठीक है। तो इसमें 11 मंजिला फैसला यह किया गया कि जगह भी बचाई जाए और हाई राइज की तरफ जाया जाए, क्योंकि जगह आगे आने वाले वक्तों का भी ख्याल करना है। तो उसमें 11 मंजिला कोर्ट रूम्स का क़याम होगा, जिसमें अदालतें लगेंगी और बड़ा शानदार कोर्ट रूम्स का जो है वो नक्शा मैंने देखा है। और उसमें यह भी ख्याल रखा गया है, मैं फिर चीफ जस्टिस कासिम खान साहब का नाम लूंगा क्योंकि बिकॉज ही वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर और बड़े उन्होंने कीन होकर ये काम किया। तो वो उसमें बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट भी रखा गया है कि उनके ज़हन में यह था कि अगर कोई मुल्तान बाहर से आता है तो हम किले पे ले जाते हैं और वो 2-4 जगह जो है दिखा के फिर हमारे पास जगह खत्म हो जाती हैं। सो देयर शुड बी वन बिल्डिंग कि कोई अगर सयाह आए तो उसके साथ फोटो बनाए, इस किस्म की हो कि आगे आने वाले सालों में ये भी मतलब हम कह सकते हैं बेहतरी आ रही है, तब्दीली आ रही है। उसके अलावा जो है वो अभी जहाँ पे हमारे चैम्बर्स का लॉयर्स की तादाद भी बढ़ रही है, तो चैम्बर्स के हवाले से भी द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी वाज वेरी काइंड कि उन्होंने कुछ 6 कनाल से ज्यादा जगह और बार के लिए भी मुख्तस की है। ठीक है। उसमें जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो इशू था पार्किंग का, उसमें डबल बेसमेंट पार्किंग होगी 6 कनाल के नीचे, जिसमें 150 से ज्यादा कारों का है। मुझे बाद में पता चला कि उसमें अमेंड करके ट्रिपल बेसमेंट पार्किंग का रखी है, पता नहीं अब वो अमल दरामद होता है कि नहीं। तो उससे तकरीबन 200 गाड़ियों का उधर भी अरेंजमेंट हो जाएगा पार्किंग का। और फिर बार हॉल एक बड़ा अच्छा बनेगा, उसमें फिर चैम्बर्स की गुंजाइश वो बताया गया कि 7 मंजिला के उसकी वो फाउंडेशन रख देंगे, फिर जिस तरह तादाद बढ़ती जाएगी वो उसी तरह कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। तो ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक एक विजन जिसको कहते हैं, विजन होता है, जरा लॉन्ग टर्म आपने सोचना होता है, तो उस हवाले से एक गुंजाइश निकाली गई है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हम बात कर रहे थे कि होम्योपैथिक जो इलाज है वो उससे कैसे गेस्टों को, बात ये है कि होम्योपैथी का सबसे पहले जो फिनोमेना जो है ज़हनों में बिठाया गया है कि बड़ा जो है वो देर से काम करता है, ये देर से काम नहीं करता, बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है। और जहाँ ताल्लुक है गैस्ट्रो का, इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद हैं और अगर फौरन जो है होम्योपैथ को कंसल्ट किया जाए तो वो सिम्टम्स के मुताबिक जो है वो मेडिसिन दे के उसको फौरन कंट्रोल कर लेता है। सही। अच्छा नाज़रीन, इनसे तो चिटचैट जारी रहेगी, चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खानों के हवाले से बात हो रही है, जिस तरह अभी हम ग़िज़ा के हवाले से भी बात कर रहे थे कि किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए। तो हमारी बड़ी मशहूर यहाँ की एक डिश है जी चपली कबाब, जो हम देखते हैं ये बड़ी ट्रेडिशनल जो है वो डिश है चपली कबाब, और पेशावर से इसका ताल्लुक है। अगर हम इसकी तारीख में जाएं तो ये सबसे पहले चपली कबाब कहाँ बनते रहे, तो चपली कबाब बनते रहे जी खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत ज्यादा लोग वहां से ये मशहूर हुआ। अगर हम बात करें अफगान, वहां पर भी जो लोग हैं अफगानी, वहां पर भी चपली कबाब जो है वो बहुत ज्यादा लोग शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर हुई और यहाँ पर भी अभी हम मुल्तान में भी देखते हैं कि काफी जगहों पर जो है बहुत सारे लोग जो है वो चपली कबाब बना रहे हैं और लोगों की जो है बहुत ज्यादा तादाद में जाके वो शौक से खाते भी हैं और पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिफरेंट रेसिपी है जो कि मेरे ख्याल में आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। उसकी रेसिपीज जो है वो बड़ी मजेदार है, थोड़ा स्पाइसी होता है, थोड़ा मजेदार होता है। आज हम बात कर रहे थे चपली कबाब के हवाले से, तो ये बहुत ज्यादा मजेदार डिश है। घर में भी आप, जैसे ईद आती है, ईद पे स्पेशली जो है वो लोग चपली कबाब घर में बनाते हैं। बाहर से खाने से बेहतर है कि आप अगर घर में बना लें तो वो जो है बहुत ही मजेदार बनते हैं। अगर रेसिपीज की हम बात करें तो बड़ी आसान सी रेसिपी है और डिफरेंट मिसालें हैं जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसी में आप उसको ऐड करके चपली कबाब बना सकते हैं और खानों की एक शान इसको समझा जाता है। अच्छा, अभी ये इंडिया में भी काफी लोग इसको खा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत सारे जो है वो सयाह आते हैं, वो स्पेशली आते हैं जी चपली कबाब खाने। और अगर हम पेशावर में बात करें तो बहुत सारे लोग जो विजिट कर रहे होते हैं वो स्पेशली जाते हैं जी पेशावर में चपली कबाब खाने। तो ये होगी आज चपली कबाब के हवाले से। सर वैसे आपको तो पसंद है?
अरे मुझे पसंद है, लेकिन वो साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो कहीं पाबंदी न लगा दें। मैं अभी वैसे यही सोचने लगी थी। बहुत पसंद। हाँ, अच्छा अभी ये था कि पहले हम लोग अगर हम बात करें कि ये किस तरह तैयार होते थे, तो ये पहले चर्बी में जो है वो इस्तेमाल होते थे। मटन का स्पेशली जो बीफ का चपली कबाब है बहुत मशहूर है। अब तो डिफरेंट में आ गए ना, चिकन में भी बनने लग गए हैं और बहुत ज्यादा आप उसमें बीफ में, मटन में तो ऑलरेडी बन रहे थे, अब चिकन वाले चपली कबाब भी आना शुरू हो गए। वैसे फीमेल जो है लाइक जो चिकन के चपली कबाब है ना, उसमें वो टेस्ट नहीं है जो बीफ और में, मटन हाँ में है। बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि इसकी जो टेस्ट डेवलप होता है वो असल में होता है चर्बी की वजह से। जी जी बिल्कुल। अच्छा वैसे अब पेशावर में अभी तक इसी तरह ही लोग बना रहे हैं कि अभी तो ऑयल में बना लेते हैं, हाँ, उस तरह तल लिया, आपने फ्राई कर लिया। यहाँ भी जितना है वो या घी में बना रहे हैं या ऑयल में बना रहे हैं, उनका वो टेस्ट नहीं है। अगर ये वो चर्बी इस्तेमाल करें, खासतौर पे दुम्बे की चक्की की जो चर्बी इस्तेमाल होती है, दुम्बे वाले साइड में आने लगी थी, वो इस्तेमाल की जाए तो उसका टेस्ट आप अगर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। मैं तो डर रहा था कि डॉक्टर साहब पाबंदी लगाएंगे, वो मजीद चर्बी की तरफ ले गए। फिर वो जो चर्बी होती है वो नुकसानदेह भी नहीं है, वो नुकसानदेह भी नहीं है। अच्छा हाँ मसरूर साहब, वो नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ऑयल और मेरे ख्याल में घी में तैयार जो की जाती हैं चीजें वो ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह है, बजाय कि अगर आप उसमें चर्बी वाला जो है वो इस्तेमाल, क्योंकि पेशावर में तो ऑयल या घी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो टोटली जो है बीमारियां पैदा करने वाला है। इनसे बचने की, बीमारियों से बचने के लिए ज्यादा बेहतर है कि आप जो है सरसों का तेल इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर है। वरना वही वापस आप देसी घी पे आए, देसी घी आप अपने हथेली पे रखें तो वो मेल्ट हो जाता है, अंदर जाके वो जमता नहीं है। सही, ठीक है ना? बहुत सारे, क्योंकि टेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं मैंने देखा है उसमें जो आप मसाला जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसमें मकई का आटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्न फ्लोर है ना? हाँ जी। तो कॉर्न फ्लोर करेंगे उसको तो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो बाइंडिंग हो जाए, टूटे नहीं। ठीक है ना? अगर वो आप कॉर्न फ्लोर नहीं डालेंगे तो वो तो सारा टूट जाएगा, वो तो बनेगा ही नहीं। अच्छा बड़ी महारत से चपली कबाब बनाए जा रहे होते हैं, अगर आप देखें तो वो उसको बड़े तरीके से, अच्छा मैं तो हाथ जलने का भी खतरा होता है क्योंकि इतना ऑयल गर्म है। वो उनका काम है, वो उनका काम है कि जिसका काम उसी को साझे वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो घर में खवातीन है जो हमारी माशाल्लाह बड़ी महारत रखती हैं, मैं तो वैसे थोड़ी वो नहीं कर सकती, कुकिंग के हवाले से तो दूर भागती हूँ, लेकिन जो हमारी घर की खवातीन है वो माशाल्लाह ट्रेन जो होती है वो बना लेती हैं। जो घर में काम करने वाली खवातीन है ना, खुद पकाती हैं, वो इतनी ट्रेंड होती हैं कि उन्हें पता है कि किस जो है पॉइंट पे जाके मेरा हाथ जलेगा, मैंने किस तरह से उसको यूज करना है। अच्छा जी, ये तो हो गई चपली कबाब के हवाले से। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम ग़िज़ा की बात कर रहे थे उसमें हम ये बताएं कि अभी जो मौसम गर्मा है तो उस हवाले से किस तरह का खाना इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रेकफास्ट क्या करना चाहिए और आपको दोपहर में क्या खाना चाहिए? सुबह जो है दही का इस्तेमाल लाजमी करें, पराठे बंद कर लें, ठीक है, इस मौसम में खास तौर पे। दोपहर में जो है वो सब्जियां इस्तेमाल करें, जो इस मौसम की सब्जियां हैं, वो कद्दू है, टिंडे हैं, तोरी है, ये चीजें जो है वो यूज करें। और एक वक्त का इतना ही बनाएं जितना एक वक्त में खत्म हो जाए। अक्सर लोग ये करते हैं कि एक वक्त में इतना बना लेते हैं कि शाम में भी यूज होगा, सुबह भी यूज होगा। ऐसा ना करें। आजकल जो है इतनी देर तक किसी भी पके हुए खाने को रखना जो है वो बीमारी लाने से जो है वो काम नहीं है, इसलिए ऐसी चीजें नहीं है। उसके साथ जो है वो मशरूबात में आप जो है वो घर में बने हुए शरबत पिए, तो हमें बिलंगू जो है वो इस्तेमाल करें, गोंद कतीरा जो है वो इस्तेमाल करें, ये ठंडी मशरूबात हैं। इसी तरह अगर बाहर निकलें तो लू से बचने के लिए जो है कपड़ा सर पे जरूर रखें, गीला कपड़ा खास तौर पे रखें, सही, ठीक है, गर्मी, ताकि सनस्ट्रोक से भी बचा जा सके और आप गैस्ट्रो से भी बच सकें। बिल्कुल। और पानी ज्यादा इस्तेमाल करें। पानी जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए फायदा। आपने पानी का नाम लिया है तो उनको याद आ गया कि मैं भी पानी पी लूं। हाँ। और इसी ग़िज़ा में जो है अगर वो आप पुदीने की चटनी बना लेते हैं साथ, हर खाने के साथ पुदीने की चटनी बना लें तो वो भी आपको गैस्ट्रो से जो है वो बचाता है। ठीक है। खास तौर पे पुदीना वैसे तो बहुत अच्छा है, खास तौर पे हर खाने के साथ जो है वो प्याज
जिस पे लीमू या सिरका डाला हुआ हो वो लाजमी खाएं, ये भी आपको गैस्ट्रो से बचाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपसे जानेंगे कि सीपीओ और एसपी के जो ऑफिसेज हैं उनको चेंज किया जा रहा है, उसके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा हमें। इसमें जो उनके ऑफिसेज किए हैं, ये दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। उसमें एग्री यही हुआ था, थैंक्स टू द पुलिस डिपार्टमेंट के उन्होंने डिस्प्लेस होना किसी के लिए भी इट्स हार्ड, वो जरा मुश्किल होता है, तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया और अब वो दूसरी जगह कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हाई कोर्ट के नाम हो चुकी है, तो अब इन्होंने शिफ्ट होना था, तो उनके अब ऑफिस की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। इसी तरीके से मैं ये एक्सटेंशन के हवाले से हमारा न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है मतीतल में, ठीक है, मतीतल रोड पे है, तो उधर भी वो बनने से कुछ शहरियों का ख्याल था कि भाई आप लोग उधर चले जाते हैं शहर से बाहर तो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वो लिटिगेंट के लिए बड़ा दूर है कि कुछ ने शेरशाह से उधर जाना है या सिटी सेंटर में आना है, तो वो उस हवाले से इसको इधर रखा और उसको न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हमारे तमाम स्पेशल कोर्ट्स जो हैं दे आर वर्किंग देयर, और उसकी वजह से स्पेस अवेलेबल होने की वजह से हमारा इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल उधर आ गया है, हमारा इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का ट्रिब्यूनल उधर आ गया है, फेडरल शरीयत कोर्ट का बेंच जो है वो मतलब आप कंप्रीहेंड ही नहीं कर सकते थे कि इंसाफ जो है वो खुद आपके पास चल के आएगा हमारे मुल्तान के साउथ पंजाब के शहरियों के लिए। हमारे एंटी करप्शन कोर्ट्स वहां पे हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स अब 2 ने काम करने शुरू कर दिया है, बैंकिंग कोर्ट्स वहां पे हैं, वो एक ही कॉम्प्लेक्स में वाफिर पार्किंग है, सारा कुछ अवेलेबल है। इसी तरीके से वो जो हम देखते थे पहले इनलैंड रेवेन्यू की जो अपील है वो जाना पड़ता था लाहौर, इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल लाहौर में जाना पड़ता था, बिल्कुल फेडरल शरीयत कोर्ट आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाना पड़ता था। सो चीजें बेहतर हो रही हैं, थोड़ा सा अपने मुल्क के हिसाब से कि जिस तरह हमारी इकोनॉमी का होता है, फंड्स आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बार एसोसिएशन, हमारे मौजूदा सदूर हैं मियां आदिल मुश्ताक साहब हैं, मलिक अरशद भट्टी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार के, वसीम खान बाबर साहब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हमारे सदर हैं, चौधरी असद साबिर मेयर साहब हैं जनरल सेक्रेटरी हैं। वी आर ऑल पुटिंग एफर्ट कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ, अहमद हैं जी खुश आपसे, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि बात करने में आसानी हो जाए। टीवी का वॉल्यूम तो बंद है, बिल्कुल बंद है। अच्छा, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? ये एलर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत दाने हैं एलर्जी के, और जलन है बहुत ज्यादा, और रोटी डॉक्टर साहब खा सकता हूँ, ब्रेड खाता हूँ, और सालन भी नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल कोई चीज जो है खा पी नहीं सकते। रोटी खाता हूँ और तो रोटी भी चम्मच के साथ खा सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एज 4 साल हो गए जी। उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 53 साल अंदाजन है। 53 साल कह रहे हैं जी। 63 साल। 63 साल? हाँ, 53 मुझे समझ आया। मुझे भी 53 समझ आया जी। सर, एक तो आप वहाँ किसी अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट कर लें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी ग़िज़ा में जो है तुखम बिलंगू और मूंग कतीरे का यूज करें, इंशाल्लाह ये जलन भी ठीक हो जाएगी और आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और वो एलर्जी का भी पूछ रहे थे, एलर्जी इसी से ठीक हो जाएगी। वो जो हमने पहले खुराक बताई है ना डेली कंजम्पशन की, वो शुरू कर दें तो होपफुली होगा। वैसे मुझे वो बातों में याद आया कि इन्होंने उसकी हमारी जो चिकन और मीट का जो है इस्तेमाल मना किया, वैसे रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो बचत का फॉर्मूला भी साथ दिया। महंगाई बहुत ज्यादा अरूज पे चली गई है ना, अभी रेट्स भी बहुत ज्यादा। देखें 500 प्लस जो है वो चिकन का रेट हो गया है, 700 प्लस जो है बीफ का है, 1500 प्लस जो है चिकन का मुझे बताया कि कोई बीमारी शेड्स में आई है, उसकी वजह से मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हुई, उसकी वजह से ये रीजन जो है डिमांड एंड सप्लाई का डिफरेंस पैदा हो गया।
अच्छा, हमेशा मैंने से यही देखा है, चिकन में बहुत ज्यादा मसाइल देखे। देखिए बात ये तो है, फार्मिंग है थोड़ा इसका, फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, आप कंट्रोल शेड हैं कि अगर थोड़ी सी वहाँ पर वहाँ एसी लगे होते हैं, लाइट चली जाए और थोड़ी सी जो है वो हबस ज्यादा बढ़ जाए तो मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हत्ता कि इतनी मोर्टेलिटी होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, पूरा पूरा शेड खाली हो जाता है। सही। तो इसलिए जो है वो फिर प्रॉब्लम्स ये आ जाते हैं। इसी तरह कुछ बीमारियां हैं उसके अंदर, तो क्योंकि ये मैं उन बीमारियों पे तो चिकन की बीमारियों पे तो नहीं बात कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, तो बहुत सी बीमारियां हैं। अच्छा जी, तो बहुत वो भी शुक्रिया आती डॉक्टर साहब, बहुत हैं। अच्छा Thank you लगा very आप much. हमारे शो में आए और काफी हद तक चीजें जो हैं वो क्लियर भी हुई, हमारे व्यूवर्स तक पहुंची। सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आप सब जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब आसिफ खेतरान साहब हैं कि जो स्टेशन हेड रेडियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक। बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ शुरू में करने की। शुरू में आप तारीफ के काबिल हैं, तो तारीफ की जा रही है। बहुत शुक्रिया। मैं खुद काफी अर्सा हो गया था, रोही पे आना नहीं हुआ था, खासतौर पे जब से मैं आया हूँ इस्लामाबाद से वापस ट्रांसफर होके। हाँ जी। तो इस दौरान आप भी शायद नहीं थे रोही पे। बिल्कुल जी। अच्छा हो गया आप भी आए और मैं भी वापस आ गई। देखें सर, इत्तेफाक है सर। अच्छा जी, और इसके साथ ही हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, बड़ा ही हमारे यहाँ के उभरते हुए सितारे, बहुत एक्टिंग में भी काम उन्होंने जो है वो कमाल रखते हैं, साथ ही जो है वो सिंगिंग भी करते हैं। अदील मजहर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। वेलकम जी, वेलकम। एक बार फिर रोही पे। एक बार फिर रोही पे। क्या हालचाल है, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल सर आपकी? ऐसे है असमा के रेडियो पाकिस्तान चूंकि एक बहुत पुराना इदारा है और रेडियो का बुनियादी मकसद ये है कि नए टैलेंट को सामने लाना जी। एक दूसरा जो हमारा पहला मकसद था वो था इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन। अब उसकी शक्ल तब्दील हो गई, अब उसको कर दिया गया है इंफोटेनमेंट। ठीक है कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दें, क्योंकि अब लोगों के पास वक्त नहीं है लंबी चौड़ी खबरें सुनने का, लंबी चौड़ी बातें सुनने का। वो उसमें जो है वो कहते हैं कि शॉर्ट में भी अगर पता चल जाए, थोड़ी थोड़ी जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की इंफॉर्मेशन है, जो जरूरत की इत्तला है लोगों को, क्योंकि लोगों के अब मसाइल भी तब्दील हो गए हैं। कल के आदमी की निस्बत आज के आदमी को डिफरेंट है, डिफरेंट मसाइल है। उसे चाहिए कि उसको पता हो मौसम कैसा है, उसको पता हो कि रोड की सूरत हाल कैसी है, उसको पता है कि मार्केट के रेट कैसे हैं, उसको पता है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, या इस शहर में क्या क्या वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए हैं जो उस पर किसी भी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो छोटी छोटी मालूमात साथ एक अच्छी इंटरटेनमेंट, वो गाने की सूरत हो सकती है, वो स्किट्स की सूरत हो सकती है, वो कोई मिजाज कालम की सूरत हो सकती है, कोई फीचर की सूरत हो सकती है। तो कोशिश यही है कि जो नया ट्रेंड है उसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान को भी उसके साथ साथ चलाया जाए। सही। अच्छा, अदील से भी जानते हैं, अदील क्या चल रहा है आजकल, क्या एक्टिविटीज हैं? आसमा एक्टिविटीज तो आजकल के लिहाज से ये चल रही हैं कि कुछ टीवी का काम चल रहा है, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ अभी आने वाला है। अभी बड़ी ईद पे एक सरप्राइज भी आने वाला है। अच्छा, मतलब आप भी सरप्राइज देने लगे? अच्छा, क्योंकि मैंने कहा ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड के साथ थोड़ा सा चलते हैं। सरप्राइज देने हैं। हाँ, एक मूवी की है वो अभी ऑन एयर होने वाली है, शायद वो बड़ी ईद पे लॉन्च हो जाए। अभी उसकी कुछ डबिंग का जो सिलसिला वो चल रहा है। बाकी अभी जिस तरह आपने बुला लिया, इसी तरह से अंडरग्राउंड और भी चीजें होती रहती हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं जो आजकल वैसे भी सीजन चल रहा है। हाँ। वो ईद के बाद से और ईद से पहले से, क्योंकि रोजे आ गए थे रमजान में, तो फिर ये सब चीजें रुक जाती हैं। उससे पहले जोर होता है इन चीजों पे कि भाई रमजान आने वाला है, उससे पहले हम जो हमारे एक्टिविटीज हैं, जो हमारे फन फेयर्स हैं, ये चीजें हो जाएं सारी। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे कॉन्सर्ट्स थे जो अंडरग्राउंड भी थे और बहुत ज्यादा ओपन एयर भी थे, जो सबको नजर भी आ रहा था। तो वो किए हैं और अभी फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है।
चलें, आपसे उन प्रोजेक्ट के हवाले से भी जानेंगे, आपसे आज सॉन्ग्स भी सुनेंगे ताकि आज आप अपनी आवाज़ का जादू जगा सकें और हमें सुना सकें अच्छे अच्छे सॉन्ग्स। अच्छा जी, हम पहले चलते हैं हेल्थ टिप की तरफ कि आज हम कौन सी टॉपिक लेकर आए हैं और उस पर बात करने लगे हैं। मुल्तानी मिट्टी पर आज हम बात करेंगे जनाब। मुल्तानी मिट्टी को आपको पता है कि कितने उसके फ़ायदे हैं, बेतहाशा फ़वाइद हैं उसके मुल्तानी मिट्टी के। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो मशहूर है वो मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा मशहूर है। किस तरह स्किन के लिए बहुत अच्छी है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मास्क के तौर पर, उसको जो है चेहरे पर आप लगा सकते हैं जिनको एक्नीज का मसला होता है। हम देखते हैं यहाँ पर मुल्तान में शदीद गर्मी पड़ती है और गर्मी की वजह से आपको स्किन के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिस तरह अभी हम देखते हैं जो हमारी घर की ख़वातीन हैं वो किचन में काम कर रही होती हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो रेड होना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत बेहतरीन है। अगर आपके चेहरे पर इस तरह के रेडिश होना स्टार्ट हो जाए और अगर मुंह पर आपके जलन हो रही हो तो मुल्तानी मिट्टी को अर्के गुलाब पे मिक्स करके अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो उसके बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं। और अगर क्योंकि खूबसूरती की बात हो रही है और जो लोग, ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसको खूबसूरत नज़र नहीं आना होगा, सब जो है वो खूबसूरत नज़र आना चाहे वो मर्द हजरात हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, वो यही चाहते हैं कि खूबसूरत नज़र आए। तो उसके लिए क्या है कि मुल्तानी मिट्टी का आप इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, इसको गाचनी भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको गाची भी कहते हैं क्योंकि इसके डिफरेंट नाम हैं, और इसे गुले बहार भी कहा जाता है। एक में इसका डिफरेंट नाम वो जो है नाम पढ़ रही थी। तो क्या है कि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस तरह आप इसको, मैं एक बेहतरीन आपको एक टिप भी देती जाऊं कि अगर आप इसे शहद में इस्तेमाल करेंगे, इसका मास्क बनाएंगे तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह आपकी ड्राइनेस हो जाती है स्किन के ऊपर, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, छाइयाँ हो जाती हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इस हम देखते हैं बहुत ख़वातीन में ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। बजाय कि हम इतने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसमें जाएं कि जाएं डॉक्टर्स के पास जाएं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब हो जाए देन तो आप रजू करें। लेकिन ये छोटी सी अगर घरेलू टोटके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, बालों के हवाले से बात करूं कि बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी कितनी मुफीद है, तो बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं। ये एक बेहतरीन कंडीशनर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होती है। आप अगर अपने मेहंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका लेप बनाकर इस्तेमाल करें, आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे, चमकदार हो जाएंगे, लंबे भी होंगे। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ना पुराने ज़माने में इसको इस्तेमाल करती थी, इसके साथ बाल धोती थी। आज तो खैर हम लोग नहीं इन चीज़ों में जाते, हम अपने बालों की केयर नहीं करते, लेकिन जो पुरानी हमारी घर की बड़ी माएँ हो गई, नानियाँ, दादियाँ, वो अक्सर हमेशा हमें बताती हैं कि दूध और जो मुल्तानी मिट्टी है इससे सर धोया जाता था, तो उससे उनके बाल बड़े घने, मजबूत, चमकदार होते थे। तो ये मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे हैं। अगर अपने स्किन पे ग्लो लाना चाहती हैं तो आप इसे अर्के गुलाब में डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक्नी से आपको बचाती है, एक्नी जिनके वो पिंपल्स हों, जिस तरह अभी टीनेजर्स होती हैं उनको बड़े इस तरह के मसाइल होते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, स्कूल गोइंग होती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है कि आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी, आपकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ानी है तो मुल्तानी इस्तेमाल करें। ये हो गई जी आज की हेल्थ टिप। सर, मुल्तानी मिट्टी के क्या फायदे हैं आप भी थोड़ा सा बताएंगे? मैं तो आपको देख रहा हूँ आप मुझे देख रहे हैं, और लगता है कि मुल्तानी मिट्टी ने खासा काम दिखाया है। सर आदिल ना मुल्तान दी मिट्टी नाल तो जुड़े हुए हैं वलबिया, जाहिर गल है। पता है क्या, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे खुद याद है अपनी बुजुर्ग ख़वातीन के हवाले से, इवन बुजुर्ग ख़वातीन क्या, बच्चियां छोटी छोटी जो होती थी, बच्चे जो होते थे, उनको नहलाया भी इसी से जाता। हाँ जी, बिल्कुल। और ये जो आज एड्स इतनी चलती हैं उसमें ये होता है, ये होता है, ऑलिव ऑयल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें इतना ज़्यादा नहीं मर्दों को पता चलता कि आपके मुख्तलिफ शैम्पू हैं और फिर उसके बाद और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। इन सब का हाल शायद यही एक ही होता था और उससे हाँ बाल इतने लंबे होते थे। आप आज देख लीजिए, आज जितना ख़वातीन में ट्रेंड है लंबे बाल का, इतना ट्रेंड
नहीं रह गया जितना पहले कभी था। बहुत लंबे लंबे बाल होते थे और वो सारे का सारा जो था वो देसी नुस्खों से था। हाँ और जी, मेन जो था आज भी सर उसी पे जाता है कि देसी हर्ब्स की तरफ जाएं। और अभी भी बहुत सी जो खवातीन हैं वो अब दोबारा ये ट्रेंड दोबारा आ गया। हाँ, वो जिसे कहते हैं ना कि रिवाइवल हो रहा है उन चीजों का। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सी औरतों को और बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है कि यही इन्हीं चीजों को रिवाइज कर रही हैं दोबारा। तो क्या कभी इत्तेफाक हुआ है कि खुद पे भी इस्तेमाल करने का? नहीं, खुद पे हो ही नहीं सकता ना, इतना कुछ तो यहाँ पे है। तो वैसे ये गेटअप भी अच्छा अदील की बात है कि इसका हमेशा गेटअप चेंज होता है। मतलब हमने जब भी इसको देखा है तो ये कुछ डिफरेंट अंदाज में आता है जिसपे हम भी अक्सर हैरान हो जाते हैं कि ये अदील है कोई और है। हाँ, अभी आते हुए मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा आसमा ने आज फिर यही बात करनी है कि आज फिर तुम चेंज लग रहे हो। अच्छा, लेकिन अभी काफी टाइम से तुम्हारा ये गेटअप आ रहा है तो मेरे ख्याल में अभी से थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। नहीं, चेंज करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन हुआ ये ऐसा है कि यहाँ तक लाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से लोगों को ये लग रहा है कि काफी अरसे से ये एक ही फेस रखा हुआ है अदील ने। तो यहाँ तक लाने के लिए इसको बहुत टाइम दरकार होता है और बड़ी इसकी फिनिशिंग और कटिंग शटिंग होती रहती है। सर वैसे आप क्या कहेंगे अदील के इस गेटअप के बारे में? अदील को मैं भी चूंकि बहुत अरसे से देख रहा हूँ, तवीलर से रेडियो पाकिस्तान के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। तो लेकिन एक अच्छी बात जो है अदील की, मैं कहूँगा ज़ौक़ के हवाले से, एस्थेटिक सेंस के हवाले से, इसने जो गेटअप भी अपनाया है वो अच्छा लगा है। इसने कभी इस तरह से नहीं शक्ल बनाई। खुशी तो चेक करें उसकी। मुझे खुशी ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि जब मैं रेडियो में गया था ना अपना ऑडिशन देने, सर के पास ही गया था। अच्छा, तो वो अच्छा लगता है। वरना आज के नौजवान हैं वो अजीब अजीब तरह की शक्लें बना लेते हैं और समझते हैं कि हमने फैशन किया हुआ है और अच्छा किया हुआ है। अच्छी बात है, फैशन भी अच्छा है। लोग आज का नौजवान जो है वो चाहता है कि वो ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन इस तरह लगना चाहिए जिससे कोई माकूल शक्ल। सर आपकी कोई जवानी का कोई किस्सा सुनाया आज, कोई मजेदार सा? हाय जी, जवानी की किस्से सर ने एकदम कहा हाय जवानी। बस गुजर गया जो वक्त, वो गुजर जाने दीजिए। जवानी में मतलब शौक था, अब भी है, सैर सियाहत का। अच्छा, जो मजे घूमने फिरने का शौक? घूमने फिरने का शौक था। तो वही सबसे मजेदार किस्से हैं कि आप तकरीबन पूरा पाकिस्तान घुमाऊं, बाहर भी जाने का इत्तेफाक हुआ है रेडियो के तवस्सुत से। तो उसका जो लुत्फ है, जो उसका जो मजा है और जो अपने देश की खूबसूरती है, सबसे ज्यादा मजा वो है। लेकिन आप जिस बात का इशारा कर रही है मैं उस तरफ नहीं आ रहा। सर फौरन समझ गए। ये जा गया उसने आवारगी का, जहां भी गए दास्तान छोड़ा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा सर, कौन सा ऐसा स्टेशन जहां पे आपने बहुत ज्यादा आपको मजा आया काम करने में? वैसे तो इत्तेफाक की बात है कि मैंने पाकिस्तान के 4 सूबे जो हैं वहाँ काम किया है। 5वें में नहीं जा सका, गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन जितना काम करने का लुत्फ मुझे एबटाबाद में आया है, शायद किसी और स्टेशन। अच्छा, छोटा सा स्टेशन है लेकिन शुमाली इलाका जात का वो मेन हब है। मतलब नालान कागान तक भी उसके उसमें आता है। और हमने रेडियो मेला बाबू सरटाप पे किया था। अच्छा, नालान में किया था। सही। तो वैसे वो इतना खूबसूरत इलाका है कि पूरे पाकिस्तान के लोग जाते हैं गर्मियों में, खास तौर पे उसको देखने। तो वैसे अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होनी है तो वो रश लग जाना है ना वहाँ पर। अच्छा, पहले लोगों का ट्रेंड मरी तक था जी, अब चेंज हो गया। अब लोग जो है अब लोग जाते हैं। अब बल्कि नारायण से भी थोड़ा सा नारायण कंजेस्टेड हो गया है। अब लोग सवात की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि खूबसूरत इलाकों को देखने जाते हैं तो खुदा के लिए फिर उसे खूबसूरत रहने दिया जाए, उसे खराब गंद ना फैलाएं। ये रहता है कि जो खूबसूरती है आप उसको बरकरार रखें, उसको साफ सुथरा रखें। तो बस यही खूबसूरतियां थी जिनको देख के मैं आज भी मुझे याद पड़ता है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, खूबसूरत यादें हो जी, ताजा हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, लाइव सिंगिंग का भी अपना ही एक मजा है, लुत्फ है वाकई। वो आप भले जितना ऑर्केस्ट्रा भी साथ हो और साथ आप सीडी प्ले करें या फ्लैश प्ले करें, उसमें वो लुत्फ, वो रंग, वो सरूर नहीं आ सकता जो आप जब लाइव परफॉर्म कर रहे हों
जब बात खुद कर रहे हो तो जो आपकी एक्सप्रेशन होते हैं, जो आपका इंप्रेशन होता है, जो लाइव आ रहा होता है, वो शायद रिकॉर्डेड में नहीं आता या इस तरह की चीजों में नहीं आता। हाँ। जो रिकॉर्डिंग में भी आता है, उसकी एनर्जी भी डबल हो जाती है। एनर्जी भी डबल हो जाती है। जब आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, जब लाइव कर रहा होता है, तो उसकी एनर्जी, उसकी एक्साइटमेंट एक अलग ही होती है। तो वो उस टाइम पे जितना ग्रैब कर सकता है ना ऑडियंस को, वो रिकॉर्डेड में नहीं कर सकता। अगर जिस तरह लिपसिंग हो रही होती है, उसमें उसका वो चार्म, वो ग्रिप नहीं होती स्टेज की, जितनी उसकी लाइव में होती है। लाइव एक अलग ही वर्ल्ड है। सिंगिंग पे कितना काम कर रहे हो अदील आप? सिंगिंग पे भी चल रही हैं, कुछ ट्रैक्स मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं, अब उनकी वीडियोस की तरफ मैं आ रहा हूँ। अच्छा। इतने अरसे से इसलिए गायब था, और तुम्हारा हर वक्त यही मुझे गिला रहता था, कब करोगे, प्रोग्रेस कब आएगी? हाँ, मैं कहती थी अच्छा कब काम कर रहे हो, कुछ काम करो, माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज है और माशाल्लाह टैलेंटेड है, तो काम करना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें तो हमारी रेडियो में भी रिकॉर्ड हुई हैं। सर आसिफ खिदरान साहब के पास जब मैं गया, तो इन्होंने, मैं इनका थैंक्स ही करूंगा, क्योंकि मैं ये भी नहीं करूंगा कि आप कहते हैं कि अपने मुंह मियां मिठू, लेकिन जो हमें इनकी तरफ से कम्प्लीमेंट्स मिले हुए हैं, जो हमें इनकी तरफ से बकअप हमें किया गया कि यार नहीं, अच्छी आवाज़ें हैं, आप लोग आएँ, हम आपको ऑर्केस्ट्रा देंगे, हम आपको रिकॉर्डिंग्स देंगे, आप रिकॉर्डिंग्स करें। कलाम हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे शायर्स हैं, आप इनके जितनी भी बुक्स हैं हमारे पास, वो हमें दे के जाते हैं, आप इसमें से देखें जो आपने करना है। और इवन के इन्होंने इतना भी बोला कि जिस टाइम तुम्हारा दिल करे, जिस टाइम तुम्हारा कंपोजिशन रिकॉर्ड हो जाए, तैयार हो जाए, आके रिकॉर्ड कर लो। अच्छा सर की ये खासियत है, मैंने हमेशा सर को ये देखा है आसिफ साहब को, कि इन्होंने कभी भी आपको डिसहार्ड करने की कोशिश नहीं की, हमेशा आपको पॉजिटिव, आपको मोटिवेट किया। हाँ। कि आप काम करो, आप कर सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है। तो ये एक अच्छी इनकी खासियत है। इवन के आप इनके साथ ना एज डिफरेंस भी नहीं फील करते। हाँ, हमेशा बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से मिलेंगे। हाँ। और मुझे जब भी में थोड़े से मुझसे बड़े हो, लेकिन मतलब डिफरेंस क्यों महसूस करे बंदा जब? हाँ। हाँ। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं आप झिझके ना कि मैं इतना बड़ा हूँ तो। नहीं, ऐसा है कि देखें, एक उम्र गुजर जाती है जब आपकी किसी भी शोबे में, आप एंकरिंग कर रहे हो एक अरसे से, आपका मेहमान बैठा होता है, आपको पहले 2 जुमलों में ही अंदाजा हो जाता है कि इस मेहमान से मैंने किस तरीके से डील करना है। बिल्कुल। ये कितना बोल सकता है, कितना बोलेगा, कितना बुलवाना चाहिए मुझे इससे। तो तकरीबन कुछ 34-35 साल हो गए रेडियो में, तो चावल का एक दाना चखने से ही देख का पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं मुंह की तारीफ नहीं कि ताइश बायमी हो जाए कि इन्होंने मेरी तारीफ की है। अल्लाह का शुक्र है, ये जरखेज मट्टी है मुल्तान की, यहाँ से बहुत बड़े नामवर आर्टिस्ट पैदा हुए हैं। तो उन्हीं में से एक नाम अदील का भी है कि ये लोग जब आए हैं, बच्चे आए हैं, पहले टीवी कर रहे थे, टीवी से ही मुझे हमारे दोस्त हैं शफकत, उन्होंने कहा था कि यार ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप उनको रेडियो पे भी चांस दें। तो ये आए तो इन्होंने इतना अच्छा गाया कि हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि हमारा टैलेंट इतना अच्छा, आजकल का टैलेंट भी इतना अच्छा है, क्योंकि हम तो जमाना था कि हम सुरैया मुल्तानी कर साहबा को सुनते आए, पठान खान साहब को सुनते आए। हाँ जी। तो नए लोगों का जरा थोड़ा सा था कि एक तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि नए लोगों के साथ थोड़ा सा गिला ये रहता है कि वो समझते हैं कि हमने ये थोड़ा बहुत जो सीख लिया है या जो आता है बस हम बहुत कुछ सीख गए। हाँ। वो थोड़ा सा उनका ड्रॉबैक ये है। जबकि आप किसी भी सीनियर से बात करेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, ये बहुत लंबा अरसा है सीखने के लिए, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तब जाके आप काम में पहुंचते। बिल्कुल ऐसे है। तो इन बच्चों में ये खासियत थी कि इन्होंने सीखा और बल्कि सीख रहे हैं, और ये सबसे अच्छी बात है। आप कोई भी काम, इवन आप लड़की हो, आपको पता है कि अभी आप हेल्थ टिप दे रहे थे, इससे पहले आपने किचन की बात की पिछले सेगमेंट में जी। तो इवन हंडिया बनाने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है जी। बहुत एक ऐसा काम है जो रोजमर्रा का काम है। तो गाना तो खैर बहुत बड़ा काम है, ये एक्टिंग बहुत बड़ा काम है, उसके लिए आपको बाकायदा तौर पे, हमारे साथ वाले मुल्क में तो अकेडमी है, हमारे यहाँ इस तरह का सिलसिला नहीं है। अच्छा सर, ये हमारा बड़ा वैसे यहाँ पर बहरान है किस्म का, यहाँ पे अकेडमीज नहीं है। हम समझते हैं कि हम स्टेज पे चले जाएं, आज ही मौका मिले और मैं गा लूं। फिर जिसके पास 4 पैसे हैं वो जाके अपना एल्बम निकाल लाता है और उसे डाल देता है सोशल मीडिया पे,
एक आध आइटम अगर किसी वजह से मशहूर हो गया तो वाह वाह हो गई कि अच्छा, मैंने सोशल मीडिया भी आजकल देखें बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक अपना एक पावर बनाई बना कि लिया, अगर हम जरिया बना लिया। हाँ, जरिया बना लिया कि अगर हम टीवी पे नहीं जा सकते, हमें मौका नहीं मिला, तो हम अपना टैलेंट सोशल मीडिया पे आप ले उसके आए। थ्रू लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बना लिए अपने, उन पे डिफरेंट उन्होंने अपना बिल्कुल, काम करना बिल्कुल। शुरू कर दिया। अभी भी लोग वो कहते हैं कि जी हम किसी के मोहताज नहीं है, अगर हम टीवी पर नहीं हमें कोई बुलाता तो कोई मसला नहीं है, नहीं, उसकी सोशल बात- मीडिया हमारे पास है, हमारे पास अच्छा, पावर आसमा, जितने आर्टिस्ट आ रहे हैं ना, वो हाँ। उतनी स्पीड में गायब भी हो रहे हैं। उसी तेजी से। हाँ, उसकी वजह ये है कि एक तो वो लाइव नहीं कर सकते, वो जितना भी ये इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स करके ना, और जितना भी ये इफेक्ट्स लगा के अपनी आवाज को पता नहीं 20-20, 30-30 टेक्स में जाके वो लव्स ठीक करवा के, फिर एक ऑटो ट्यूनर होता है उससे भी ठीक करवाते हैं। तो जब वो आते हैं ना लाइव में, तो वो कच्चा चट्टा खुल जाता है उनका सारा। सही। तो अभी यही बात रेडियो और पीटीवी की मैं ये करूंगा कि आपने भी पीटीवी किया हुआ है, आपने रेडियो भी किया हुआ है। हाँ। मैं वो बात इसलिए करता हूँ इन चैनल्स की कि वहां पे आपको चीजें वन गो में करनी पड़ती हैं, और वहां पे आपका कनसुरा होना, बेसुरा होना बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, और आपको वहां पे रजिस्टर्ड ऐसे नहीं किया जाता। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ चीजें तो बड़ी सर ने हमारा जब ऑडिशन लिया तो पूरा वन गो में हमने गाना किया, और इन्होंने उसके बाद ही जाके हमें अप्रूव किया। तो कहा जाता है, मतलब हमारे यहाँ जब बड़े रिकॉर्डिंग के बड़े अच्छे दिन चला करते थे, तो मोहिउद्दीन सहराई साहब हमारे एक कंपोजर थे, एक गाने के मुतल्लिक उन्होंने बताया कि मैडम नूरजहां ने गाना गाना शुरू किया 11 बजे दिन को, और रात 3 बजे जाके ट्रैक फाइनल हुआ। इतनी दफा टेक हुआ उसका। हाँ, सही। अब तो ये है कि आज आप गए अस्थाई करके आ गए, फिर 2 हफ्ते बाद गए अंतरा करके आ गए। चीजें मतलब डिफरेंट होती हैं ना अभी। अच्छा सर, ये भी है ना कि लोग पहले मेहनत करते थे, थोड़ा मेहनत से जी चुराने लग गए हैं जी। अब रियाज का मतलब अभी कहते हैं ऐसे प्लेट में हर चीज हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग फौरन कर लें, रखी बनी बनाई मिल जाए और हम कर लें। जैसे अभी आदिल बता रहे थे कि ट्रैक है, ऑटो ट्यूनर भी है, और आप उसको मुख्तलिफ तरीके से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गाने की आवाज़ की हवाले से आवाज़ को अच्छा बना सकते हैं मजीद। लेकिन लाइव में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ। उसमें आपका जो फन है वो खुल के सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे एडिटिंग में तो आप जो चीज एडिट कर लें वो तो फिर हो जाएगा। देख लें कितनी ऐप्स हैं, शक्लें लगी हुई होती हैं। इतने मीम्स आजकल आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो सोशल मीडिया की जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ऐप्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, चीजें आपकी आगे तरक्की की तरफ जो जा रही हैं। अच्छा, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे, इनसे मजीद भी चिट चैट होगी, मजीद इनकी खूबसूरत बातें सुनेंगे, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अदील मजहर खान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जो है आसिफ खेतरान साहब भी मौजूद हैं। बड़ी मजेदार गुफ्तगू चल रही है, बड़ी मजे की यादें भी जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। अपनी सराइकी मीठी जुबान में गाना गाना और फिर इतने अच्छे तरीके से उसको निभाना। आपने मतलब टेक्निकली अगर उसमें गौर किया हो तो बहुत कोई भरमा ऑर्केस्ट्रा नहीं था, डोमिनेंट आवाज कर रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। और ऑर्केस्ट्रा इतना, एक हारमोनियम बज रहा था, कहीं कहीं कीबोर्ड की आवाज आ रही थी। हाँ जी। लेकिन जो सारे का सारा तासुर दे रहा था वो गुलकार दे रहा था, गुलकार की आवाज दे रही थी, और यही एक किसी गाने की खूबसूरती का वो होता है। वरना तो आप वो बेतहाशा म्यूजिक डाल दीजिए और कहीं कहीं गुलकार की आवाज आती है। और अभी जब गाने की हुआ तो मुझे याद आया कि ये रेडियो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है जी। और ईद के मौके पर रिकॉर्ड हुआ, और जहाँ तक मुझे ये भी याद पड़ता है कि ये सिंगल टेक में हुआ है। इसके लिए बाकायदा कोई बार बार ट्रैक को रीटेक नहीं करनी पड़ी। सही, ये एक अच्छे गुलकार की निशानी होती है। बहुत खूबसूरत गाना था, जज्बातियत उसमें थी और मंजर निगारी थी बनाने की। अच्छा, ये जो एक सॉन्ग का कहते हैं लफ्ज होते हैं ना, उनका भी बड़ा असर होता है डेफिनेटली। कि आप गाना गा रहे हैं लेकिन आप फील कर रहे हैं कि आप फिर वो जो गाने के लफ्ज हैं
आप वो एक दुनिया में चले जाते हैं, वो आपके सामने एक मंजर पेश हो जाता है। हाँ, मंजर निगारी आपके सामने आ जाती है और आप उसमें खो जाते हैं, आप अपने आप को वहां महसूस करते हैं। सर आपको भी ऐसे कभी गाने का इत्तेफाक हुआ? कहा तो यही सुरीले जाता तो है, आप हैं। कहा तो यही जाता है कि रोना और गाना किसको नहीं आता, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि बावजूद कोशिश के आजकल रोना नहीं आता और बावजूद कोशिश के कभी गाया नहीं हूँ। कभी नहीं सर गाना ऐसे गुनगुना दें आज थोड़ा सा। मैं जरूर सुनाता, लेकिन मुझे आपकी शो का खासा एहसास। अच्छा सर, शायरी के साथ तो आपकी बड़ी दिलचस्पी है। अच्छा सर, कोई एक अदा ऐसे बकायदा एक्टिंग भी करते हैं? हाँ हाँ सर, बड़ी खासियतों के मालिक है। आज थोड़े से ऐसे मुझे लग रहा है कुछ चीजें छुपा रहे हैं हमसे। ये नया काम शुरू हो गया। हर फिर दूजे हर्फ दा पर्दा मैथों के आस न होया। हर्फ एक दूजे हर्फ दा पर्दा मैथों के आस न होया। सारी हयाती हर्फ लिखे पर हर्फ शनास न होया। वाह क्या बात। ये रेडियो वाले बंदे की खासियत है, जो सारी के ऊपर इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है, ना? जोर दिया सारी। हाँ। कि देखिए ना, आपने सारी जिंदगी आपने हर्फ लिख लिए, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ कि हर्फ शनास आप न बन सके। और होता यह है कि आप सारी उम्र कर चुके होते हैं। और पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम में था तो मैंने वही मुनीर नियाज़ी साहब हैं, उन्हीं का ये कलाम था कि बदल उड़े ते कुम आसमान दिसिया, पानी उतरे ते अपना मकान दिसिया। साडे हाल दी खबर वो रखदा सी, उम्र सारी जेड़ा अंजाम दिसिया। वाह। ते उथों अगे फिराक दियां मंजिलां सन, जिथे पहुंच के ओदा निशान दिसिया। ते कम ओही मुनीर सी मुश्किलां दा जेड़ा शुरू च बहुत आसान दिसिया। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। सर वैसे आपको कभी मोहब्बत हुई? एक दफा का पूछे। नहीं सर, अच्छा कि तुम आज मेरे कौन से सवालात मेरे से कर रही हो? देखें, अगर कोई आदमी कहता है कि उससे मोहब्बत नहीं हुई तो शायद उसने जिंदगी बसर नहीं की। ये मुमकिन ही नहीं है कि आपसे आप मोहब्बत न करें। मोहब्बत तो इंसान के इंस्टिंक्ट में है, फितरत में है, जबिल्लत में है। अब उसकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इधर उधर नहीं हूँगा। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। वाह। तो आप ज़रूरी तो नहीं, मोहब्बत रास्ता ही रास्ता है बेसिकली। अच्छा, कहा जाते हैं कि ये मोहब्बत एक दफ़ा होती है, मैं इसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ। अच्छा, आप मैंने एकदम कहा, मैंने कहा अच्छा। यही कि मोहब्बत के एक आप कहते हैं कि मोहब्बत बार बार होती है। फराद ने कहा था कि हमने जिसको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, हमने जिसको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था। जमाना तू था। वाह क्या बात। क्या बात है, क्या पूछो। अब मैं नहीं पूछती। अच्छा वैसे अदील से पूछना है, अदील शादी कब कर रहे हैं आप? कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इनके बाद ही। अच्छा, मतलब फौरन शादी? लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने यही कहा था कि तुम जब करोगी तब मैं भी करूँ। प्रोजेक्ट्स को आप मोहब्बतों से तब्दील कर लें। वैसे अदील से भी जानते हैं, अदील मोहब्बत हुई कभी? मोहब्बत वही बात है कि आपको कभी भी किसी भी चीज से हो जाती है। वो देखा ना बी टैग करके जो अच्छा, मुझे दोनों ने आंसर जो है ना घुमा फिरा के ले जा रहे हैं, कोई मुझे सही जवाब नहीं दे रहा। अदील तुम तो सही जवाब। आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट ऐसे ही होता है। हाँ, घुमा फिरा के जवाब देना। हाँ, किसी भी चीज से हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, मेरी एक बाइसिकल थी। मैं बड़ा भी हो गया था, लेकिन मेरा दिल करता था कि ये नहीं तो मुझे ये बातें ना बताओ। ये होती रहती है, मोहब्बत होती रहती है। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, तुम चीजों पे चले गए हो। हाँ, मोहब्बत मुझे उन जमानों से है। सितारों पे जो डालते हैं। वाह क्या बात है सर जी। तो सदा बे साइड पे चले गए। अच्छा, दुआ रल के एक सवाल पूछ देते हैं। तो आपको मोहब्बत थी है? सर तो मेरे पर क्यों आ गया? जवाब वो मिलने को एक बार। नहीं, ये क्या बात है? ये तो बात तो है ना। हाँ। आप जो हम दो
हाँ, मजबूर- पिटारे में खड़ा कर अब दो लोग मिलके मेरे ऊपर वार कर रहे हैं। कुलीग्स अच्छा। का ये भी नुकसान मोहब्बत होती है आसमां, इसके बगैर ये आदमी एक नामुकम्मल फितरी है। अमल है, मैं हाँ, समझती हूँ। आदमी मोहब्बत इसके आपको बगैर होती है, नामुकम्मल इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपको मोहब्बत नहीं हो सकती। वैसे हम हंसी मजाक में एक बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मोहब्बत हर इंसान को किसी न किसी टाइम पे होती जरूर है। बिल्कुल। ठीक है, वो मिले ना मिले वो एक अलग बात है, वो अलग बात बट है। आपको मोहब्बत जरूर होती है। हाँ, ठीक है, कुछ ऐसे लोग ही है। उसका इजहार जो है वो प्रॉपर करते हैं, कुछ लोग जो है इजहार नहीं करते। जैसे कुछ तो ऐसी मोहब्बतें भी थी जो हमने सुनी भी थी, शायद मुझे भी हुई थी, कि आपको आपकी कोई टीचर अच्छी लग जाती है और आपको रोग लगा हुआ होता है। हाँ, मुफ्त अच्छा, का। ये वैसे सर आपको कभी इस तरह वो मोस्टली मैंने लोगों से सुना है कि आपको बचपन में जो है वो मोहब्बत हो गई अपनी टीचर वो से। बड़ी खौफनाक मोहब्बत है। हाँ, वो ऐसे रोग लगे हुए होते हैं मतलब उसमें। बाकायदा तौर पे आप खून से नाम लिखते हैं उस पे, बाकायदा बाजू पे। सर की तई तो सर नहीं बाहर लिखा है। कोई ना दुआएं बाजू खाली। अदिल तुम? मुझे ऐसा था कि हमारी एक टीचर थी, वो बहुत पसंद थी, अच्छा, लेकिन कुदरती तौर पे अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत इस पे ग्रिप दी हुई है कि मैं उस स्टेज पे पहुंचता नहीं कि मुझे रोग लग जाए और मैं मरने वाला हुआ हूँ और लोग सिगरेट शुरू कर देते हैं। ऐसी भी कोई लत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये था कि हमें टीचर्स अच्छी लगती थीं। अब एक दो एक्ट्रेसेस थीं जो हमसे अभी भी बहुत बड़ी हैं, बेशक हम बड़े होते जा रहे हैं, वो भी बड़ी हो रही हैं। उसमें एक मैम सवेरा नदीम थी। यार, उन बंदी की क्या अच्छा, पर्सनैलिटी। सवेरा नदीम वाकई बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, खूबसूरत बहुत बहुत नो अच्छी डाउट। आर्टिस्ट है। उनकी ऐसी ग्रेस है कि आप बात करते हुए भी डरते हैं। तो हमारे एक प्रोग्राम में वो जज भी थी। मेरी तो उनसे बहुत लंबी डिबेट्स और कन्वर्सेशंस रहती थी। मुझे टिप्स भी देती थी जिस टाइम मैं एक्टिंग वाले टाइम पे वहां गया हुआ था। तो वो जो बंदी थी ना, वो आप सोचें कि जिस टाइम मैंने उनके सामने आया, पहले से ही वो मेरा क्रश थी। सही है। और जब मैं उनके सामने आया और उनसे बातें की तो मैंने नहीं फील होने दिया, क्योंकि वो एक अंदर एक्टर भी था। तो फील नहीं होने दिया। लेकिन वो अंदर एक्टर जो है वो हमेशा जागता रहता है। रहता है। तो हाँ। चलता है, ये मोहब्बतें आपको होती रहती हैं। सही है। लेकिन एक्टर के साथ साथ ये एक गुलकार भी है। अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, अंजुम पताफी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही। अब देखिए, अब कुछ बेहतर हुई मेरी आवाज? आप जी जी, अब बेहतर है। जी 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 जी, बोले। मैं ये कर रहा था कि आप जिक्र कर रही हैं मोहब्बत का, और सरापा मोहब्बत जो है वो आपने बिठाए हुए हैं अपने साथ। और जहाँ मोहब्बतों का जिक्र हो रहा हो जी जी, वहाँ इन दोनों जो साथ बैठे हुए हैं, ये तो चलती फिरती जो है ना वो मोहब्बत की दास्तानें हैं। चलती फिरती मोहब्बत की दास्तानें हैं। कायनात है। ये इस कायनात में शायद आसिफ भाई की अगर बात की जाए तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये मोहब्बतें बांटने के लिए इस दुनिया में शायद आए हैं। और ये तो साथ मौलाना साहब तशरीफ फरमा है। मौलाना साहब को भी मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, और ये मौलाना भी मोहब्बत का दूसरा नाम है। अल्लाह इनको सलामत रखे मौलाना। ये आपने अंजुम इनको एक नया नाम दे दिया है, मौलाना। ये बड़ा अच्छा चीज मोहब्बत करने वाला इंसान है और मोहब्बतों का सफीर है, इसलिए इनको जिस नाम से भी पुकारे, बहरहाल घूम फिर के बात मोहब्बत पर आती है, क्योंकि ये मोहब्बतें बांटते हैं और हमेशा खुशी होती है। और बड़ी शानदार शख्सियत आपने बिठाई है, रैली बहुत शुक्रिया, तौर पे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम। और आज मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जो सवाल इन दोनों ने किया था उसका जवाब शायद आप ऑन एयर ना दें, लेकिन आज ये जरूर आप तस्लीम करेंगे कि जो मोहब्बतें होती है ना वो जिंदगी के हर लम्हे में। मैंने ये तस्लीम कर लिया है अंजुम साहब, अगर आपने शो देख रहे हैं तो मैंने ये बात पहले ही कर दी है कि मोहब्बत हर इंसान को होती है। वो ये आप उससे डिनाई नहीं कर सकते कि आपको मोहब्बत नहीं होती। मैंने इसका जवाब दे चुकी हूँ। एग्जैक्टली। और छोटी सी बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा आपके खूबसूरत से टॉपिक में, वो ये है कि मोहब्बत इंसान को हर दौर में होती है। जैसे आसिफ भाई कह रहे थे कि बार बार होती है। बचपन में आपको बचपन में आप माँ से शुरू करते हैं, माँ के साथ आपकी फॉरएवर मोहब्बत। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोहब्बत का सिलसिला तो जी हमेशा कायम रहेगा। भाई जिंदगी में आते हैं, फिर उसके बाद आपके क्लास फेलोज आते हैं, दोस्त आते हैं, अहबाब आते हैं, और ये सिलसिला फिर मरते दम तक चलता रहता है। और जहाँ मोहब्बत खत्म होती है वहाँ इंसान खत्म हो जाता है।
ठीक मेरी बात है। ठीक है जी, सलामत रहें आप सब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, वही बात हुई कि माशाल्लाह, जाहिर सी बात है दोनों, क्योंकि आसिफ भाई के बारे में पहले भी बात करती हूँ कि हमेशा बहुत अच्छे, बहुत पोलाइट, अगर मुझे कभी कोई मसला भी पेश आया तो मैंने स्पेशली इनको कॉल करके हमेशा इनसे रहनुमाई ली है, तो इन्होंने हमेशा पॉजिटिव तरीके से उसको डील किया है और हमेशा प्यार दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग अभी जैसे आजकल हमारे रवैये जो हैं वो तल्ख होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ ये ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, शफकत, ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। ये अंजुम भाई का भी प्यार है क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे इंसान है। न मंजिल है न मंजिल का पता है, मोहब्बत रास्ता ही रास्ता है। हाँ हाँ हाँ। अंजुम, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी तारीफें की। शाम की चाय के साथ कुछ और भी इंशाल्लाह आपको खिलाऊंगा। अच्छा, शाम की चाय जो है ना, अच्छा मशहूर की, अच्छा गैदरिंग भी ना, आपका जो गेट टुगेदर, आपका आपस में इकट्ठे बैठना, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा, बहुत आसमान, कल एक क्लिप आया हुआ था, मैं तो अब देखता नहीं हूँ वीडियोस, जो इतनी ज्यादा भरमार होती है व्हाट्सएप पे, तो एक दोस्त ने भेजा तो मैंने इसे खोल लिया, तो उसने कहा, एक बुजुर्ग से आदमी थे, उसने कहा जी आप अगर लंबा जीना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप एक्सरसाइज करें, आप अच्छी ग़िज़ा लें, आप अच्छी तरह से नींद लें, आप अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करें, लेकिन इन सारी बातों के अलावा अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं तो वो आपके लिए बेहतरीन वक्त होता है। वो सबसे ज्यादा जीने का जो तरीका है वो आपका यही है। बिल्कुल, कभी हमारे अक्सर हम लोग दोस्त ऑक्सीजन है, बिल्कुल, कभी कभार हम अक्सर इकट्ठे हो जाएं, अदील, उमर हो गए हमारे, आयशा है, तो हम कभी 4 इकट्ठे हो जाएं तो सर आप यकीन करेंगे वो कहके होते हैं हमारे, और हम लोगों की बातें भी खत्म नहीं हो रही थी। ये है कि मिलते कम है, लेकिन जब भी मिलते हैं वो सारी कसर पूरी हो जाती है। बाज़ औक़ात इतनी सारी गपशप के बाद चुप होते हैं तो उसके बाद सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देख के और वो स्माइल आ जाती है, यकीन करें। अच्छा जी, टाइम का पता ही नहीं चला, इतना जल्दी टाइम गुजर गया, ये वाला 1 घंटा। जी सर, एकदम हाँ खत्म। वो मैंने तो 3-4 गाने सुने। हाँ जी, गानों का टाइम ही नहीं मिला, बातें इतनी चलती रही कि गाने जो है प्री प्लान इसने किया, ये जानबूझ के। नहीं, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अभी हम जाते हुए खराब है जाते हुए जो है वदील से सॉन्ग सुनेंगे लाजमी। और बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। अदील, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आज की जो गुफ्तगू चली। और जाते हुए आपसे सॉन्ग सुनेंगे, इसके साथ ही नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज।